नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। मैं हूं नीलम पांडे और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह, जहां राजनीति से जुड़े प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं। काफ़ी सवाल मिले हैं हमें, हम बिहार से शुरुआत करना चाहेंगे। हमारे एक व्यूअर ने पूछा है, खासकर जो उपचुनाव होने वाला है बांकीपुर में, और प्रशांत किशोर जहां से ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं लड़ेंगे, वो पूछना चाह रहे हैं बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती वो पेश कर सकते हैं, और क्या वह अपनी अहमियत फिर से साबित करने का ये प्लान उनके लिए एक तरह से जोखिम भरा नहीं है, क्योंकि हार से उनकी साख और गिर सकती है। मैंने भी इस पर एक लेख लिखा था, उस पर भी वो चाह रहे हैं कि मैं कुछ बताऊं, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं आप बताइए। नीलम, आप अपने लेख के बारे में बता दो, फिर मैं जी। कुछ अपना जो बच जाएगा मैं कुछ बोलने की कोशिश करूंगा। जी, हम लोगों ने प्रशांत किशोर जब ये चल रहा था कि वो वहाँ से लड़ सकते हैं, तो हमने एक आर्टिकल लिखा था कि क्यों पार्टी चाहती है कि वो वहाँ से लड़े। पार्टी को क्यों लग रहा था कि जो बिहार में जिस तरह से असेंबली इलेक्शंस में उनका बहुत ही एक तरह से पुअर शो रहा था, उसके बाद काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स को भी और वॉलंटियर्स को भी ये लगा था कि हम मोटिवेट फिर से एक तरह से काडर को भी कर सकते हैं, जिस तरह से जो उनका वॉलंटियर बेस है, अगर प्रशांत किशोर खुद ये चुनाव लड़ें। क्योंकि अगर वो जीत जाते हैं तो कम से कम एक रिप्रेजेंटेटिव उनका बिहार असेंबली में होगा, और वो उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं और मुद्दों को उठाने के लिए। और दूसरी बात ये भी थी कि प्रशांत किशोर ने खुद भी एक बार चुनाव के जब नतीजे आए थे, उसके बाद जब उनसे पूछा गया था कि आप चुनाव नहीं लड़े थे, कि आपको लगता है कि हाइंडसाइट में एक मिस्टेक हुई थी, तो उन्होंने ये ज़रूर एडमिट किया था कि शायद उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। तो खासकर ये पॉलिटिकल लीडर्स और वॉलंटियर्स को ये लगा कि हमें अगर बिहार में अपने पॉलिटिक्स को आगे और ले जाना है, तो कम से कम एक तरह से हमें ये दिखाना होगा कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और अभी जब आपको एक चुनौती मिल रही है, वो भी एक ऐसी सीट जहाँ से बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट आते हैं, सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि कम से कम अपना दमखम वो दिखा सकें। देखिए, प्रशांत किशोर इसमें जो एक कैलकुलेटेड रिस्क है, इंटरेस्टिंग है। पॉलिटिक्स में कोई रिस्क लेना ही पड़ता है, स्पेशली जिस तरह का एक जो हुआ असेंबली इलेक्शन में। आपने पहले भी देखा है कि जो अब जैसे अरविंद केजरीवाल थे, जब अपने आप को एक ऑल्टरनेटिव दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ गए थे। बहुत कम लोग उम्मीद कर रहे थे जीतने का उनसे, जानने क्या हुआ। फिर एक बार जब वो नेशनली दिखाने की कोशिश कर रहे थे ऑल्टरनेटिव, तो जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो गए थे वो। ये थोड़ा सा एक ब्रॉडर पिक्चर वो है, लेकिन एक उस लेवल पे देखेंगे तो कैलकुलेटेड रिस्क में इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, अगर प्रशांत किशोर जीत गए, अब जैसा आपने कहा कि वो सीट बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नबीन की सीट है जो उन्होंने वैकेट किया, वहाँ से 95 से, उसके पहले उनके नितिन नबीन के फादर जीता करते थे, 95 से अब तक वो सीट बीजेपी नहीं हारी है। उनका गढ़ मानते हैं। उसमें अगर कुछ सेटबैक हो गया बीजेपी के साथ, अगर जो कह रहा हूँ इफ अगर ऐसा कुछ हुआ, तो एक बहुत बड़ा एक मोमेंटम मिलेगा प्रशांत किशोर को। दूसरी बात यह है कि देखिए, वो जब चुनाव लड़ रहे थे, उसमें भी वो जो कह रहे थे अर्श या फर्श, उसके पीछे उनका भी एक कैलकुलेशन था कि जो बिहार जिस तरह से एक सारे उनके जिस तरह से जातिगत आधार पर हर एक पार्टीज में वोट बैंक बटा हुआ है। बीजेपी का अपना एक वोट बैंक है, जेडीयू का अपना है, आरजेडी का अपना है। उसमें जो एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, उसमें जगह है कि नहीं, मतलब क्या लोग ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देखने को तैयार हैं, या फिर वो जो वोट बैंक है वैसे ही चलेगा। तो इसीलिए वो कह रहे थे कि अर्श या फर्श, तो फाइनली फर्श पे वो आए। लेकिन अब जो उनके पास में ये है कि देखिए, अभी जेडीयू चूंकि आपने चीफ मिनिस्टर चेंज कर दिया है, तो नीतीश कुमार का होप करे होंगे, नीतीश कुमार का कुछ वोट बैंक, चूंकि अब जो शायद बीजेपी के साथ नहीं जाए, नीतीश कुमार नहीं है, तो शायद इनकी तरफ आएंगे क्या। आरजेडी को पिछले इलेक्शन में या उसके पहले भी मतलब रिजेक्ट कर चुके हैं, मतलब जनता। आप देखिए, अब नीतीश कुमार को के साथ अब जाके जीत जाएं इलेक्शन दूसरी बात है, 2015 में जाएं उसके बाद भी, लेकिन आरजेडी अकेले में लगातार रिजेक्ट हो रही है। तो एक ऑल्टरनेटिव की तलाश, जो आरजेडी अपना वोट बैंक एक्सपैंड नहीं कर पा रही है, तो एक जो अब इसको चाहेंगे प्रशांत किशोर बनाना, बीजेपी वर्सेस प्रशांत किशोर। सो सपोज ये नहीं भी जीतते हैं, लेकिन फर्स्ट रनर अप आते हैं ये, मतलब आरजेडी के कैंडिडेट से बेटर इनका परफॉर्मेंस होता है अगर, तो भी प्रोजेक्ट करें कि अब मैं ऑल्टरनेटिव हूं, रियल अपोजिशन मैं हूं, मतलब आरजेडी नहीं है।
हालांकि अभी तक जो उनका जो चल रहा है चुनाव प्रचार, उसमें बेसिकली उनका वही है कि बेसिकली आप जात पात के लिए नहीं, अपने अपने चिल्ड्रन के, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इस बार वोट दीजिए। जो उनके असेंबली इलेक्शन में भी था, वो नारा वही था। लेकिन उसके बाद जैसा वो कहते हैं कि 10,000 जो हर एक वुमन को दिया गया, उससे पूरा रिजल्ट पलट गया। बट एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का स्कोप कितना है बिहार में, ये बाईपोल जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट होगा कि क्या प्रशांत किशोर जो पिछली बार लड़े नहीं थे, इस बार लड़ के जब खुद मैदान में आए हैं, क्या ये जीत सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। वो जीतेंगे तो एक बहुत बड़ा एक मोमेंटम तैयार हो जाएगा उनके लिए बिहार में, उनके लिए, उनके पार्टी के लिए, खास करके नितिन नवीन की सीट से, चूंकि वो लड़ रहे हैं। दूसरा, नहीं भी जीते, अगर आरजेडी से वो बेटर कर गए तो फिर हुआ कि हम अब ऑल्टरनेटिव हैं, तो वो जन स्वराज को अगेन वो बहुत बड़ा मोमेंटम देगा। तो वो इसलिए कह रहा हूं कि कैलकुलेटेड रिस्क है, लेकिन इट्स वर्थ इट। जी, पंजाब से जुड़े काफ़ी सवाल हैं। मैं पहले के साथ शुरुआत करना चाहूँगी। हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं, चरणजीत चन्नी और राजा वॉरिंग के बीच हुई झड़प पर आपकी क्या राय है? राहुल गांधी 12 जुलाई को वो कह रहे हैं भारत वापस आ रहे हैं, तो क्या वे आपस में लड़ रहे गुटों में सलाह करा पाएंगे, या चन्नी साहब ने पहले ही बीजेपी में जाने या तीसरा मोर्चा एक तरह से बनाने का मन बना लिया है? अब देखिए, अब चन्नी साहब क्या करेंगे इसको तो देखना है, लेकिन जिस तरह से हाई कमांड के डिसीजन को डिफाई कर रहे हैं, उनका आगे वो क्या सोच रहे हैं पॉलिटिक्स के लिए, वो देखना पड़ेगा। बिकॉज कांग्रेस में या फिर बीजेपी में, किसी पार्टी में, देखिए, एक वो जो हाई कमांड ने डिसाइड कर लिया, जनरली आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पे बाकी सारे नेताओं के साथ मिल के डिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डिफाई करने के बाद फिर मुश्किल हो जाता है आपके लिए बाद में। तो इनके दिमाग में क्या है, आगे क्या करना चाहते हैं, ये तो मेरे लिए कहना मुश्किल होगा। लेकिन इसमें सुलह की बात, अब भूपेश बघेल जो पंजाब के इंचार्ज हैं, ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, एक बार डिसाइड कर लिया कर लिया। अभी भी क्या उसमें नेगोशिएशन का चांस है? बिकॉज हाईकमान के लिए देखिए 22 में क्या हुआ था, 21 से ही शुरू हो गया था। नवजोत सिंह सिद्धू ने जो शुरू किया अमरिंदर सिंह के खिलाफ, कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ, वो चलते चलते जैसे चलता अमरिंदर सिंह फिर पार्टी छोड़ गए, फिर चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम, मतलब उसके पहले चरणजीत चन्नी को सीएम बनाया गया, काफ़ी कुछ चेंज किया। लेकिन उस पूरे चेंज में एक साल में इतना सारा पोजीशन खराब हुआ कांग्रेस का कि जो जीती हुई पार्टी लग रही थी हार गई फाइनली। अब अभी उसी तरह का एक बिल्ड होता जा रहा है कि जब इनको लग रहा है कि ठीक है, आम आदमी पार्टी अनपॉपुलर हो रही है, एंटी इनकम्बेंसी कर रहा है, कांग्रेस का अच्छा चांस है, फिर कांग्रेस में उसी तरह की लड़ाइयाँ दिख रही है। तो राहुल गांधी, कांग्रेस हाईकमान पूरी कोशिश करेगी किसी तरह से आप थोड़ा सा स्टडी रखें वोट को, कि अभी इसमें कुछ ज़्यादा, अभी उथल पुथल होगा तो फिर बाद में मुश्किल होगी, तो वो चाहेंगे। लेकिन क्या हाई कमान जो कहते हैं कि वो अपनी बात को मतलब वापस करना कि ठीक है, अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग को हम हटाएं और फिर किसी और को लाएं, चन्नी को बनाएं, ये क्या हाई कमांड करेगी? मतलब ये कांग्रेस हाई कमांड अपने डिसीजन इस तरह से नहीं जानी जाती बैक करने के लिए। लेकिन उसमें अब चरणजीत सिंह चन्नी का भी देखिए आप, आपको याद होगा जब सीएम बने फिर हारे, अपनी अपनी सीट हार गए वो लोग असेंबली इलेक्शन में, उसके बाद कई महीनों तक गायब थे वो, बहुत दिनों तक आए नहीं, काफ़ी कई महीनों के बाद वापस फिर आए। और ठीक है, अभी भी देखिए उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, तो उनका वो समझ में नहीं आता कि मुझे पीसीसी चीफ ही बनाओ, मुझे स्टेट कांग्रेस का प्रेसिडेंट ही बनना है। देखिए, राजा वॉरिंग को आप क्वेश्चन कर सकते हैं। 22 में अमरिंदर राजा वॉरिंग जो है, अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था कांग्रेस का। उसके बाद से कांग्रेस का वो ग्राफ गिरता ही जा रहा है। रिसेंटली जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए, उसमें देखे आपकी कांग्रेस मतलब उसमें काफ़ी पीछे रह गई। तो एज पीसीसी चीफ अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग में उन्होंने ऐसा कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है कि उनको 4 साल के बाद भी अब कंटिन्यू करना चाहता है। लेकिन राहुल गांधी क्लोज रहे हैं। राहुल गांधी का जो डेमोक्रेटाइजेशन एक्सपेरिमेंट हो रहा था यूथ कांग्रेस में, उस समय अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग यूथ कांग्रेस में थे, जम्मू एंड कश्मीर के समय इंचार्ज हुआ करते थे, काफ़ी मतलब राहुल गांधी से उनकी ठीक ठाक बनते थे। तो अब ये जो है कि आप लॉयल्टी को सबसे ज़्यादा प्राइवेसी दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो आपको लॉयल हो उसी को हम उसको बने रहने दो, बिकॉज वो आपसे क्लोज हैं। अगर ये क्राइटेरियन है तो एक हद तक चरणजीत चन्नी सही हैं कि रिटेन करने का क्या रेलेवेंस है। जब पार्टी का डाउनस्लाइड चल रहा है तो इलेक्शन में आप चेंज करो आप। लेकिन वहाँ दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर उसमें देखा जाए कि चीफ मिनिस्टरियल रेस है, तो चरणजीत सिंह चन्नी को कैंपेन कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है, ये पीसीसी चीफ है। कांग्रेस ने डिसाइड किया नहीं कि अगला सीएम कौन होगा, तो ये भी जिद जो है सो हमें पीसीसी चीफ हमें ही बनना है। इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन बहुत
क्लियर नहीं है कि इतनी क्या जिद है, क्योंकि सीनियर लीडर है। देखिए, आप कहें कि टिकटों के बंटवारे को लेके उसमें बंटवारे में अब से होना चाहिए आगे में, बट आप कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन है, आप पार्ट होंगे वो सारे प्रोसेस का। तो ये जो जिद जो है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि चन्नी करना क्या चाहते हैं। तो दोनों में प्रॉब्लम है। एक तो हाईकमांड की तरफ से रिटेन क्यों किया गया, मतलब कैपेबल हैं, आई मीन क्या राजा वारिंग ने इतना कुछ कर दिया है पार्टी के लिए, स्पेशली आफ्टर लोकल बॉडी पोल्स, कि इतना कुछ कर दिया है कि पार्टी चाहती है वही रखे? क्या इतने कैपेबल की उनको ऐसी क्या कैपेबिलिटी हाईकमांड को दिख रही है राजा वारिंग में? पर दूसरा क्वेश्चन इसमें ये भी है कि आखिर चरणजीत चन्नी आखिर इतना जो असर्ट कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है? उनके अंदर में चुनाव हारी कांग्रेस पिछली बार, वो अपनी सीट तक लूज कर गए, कई महीने गायब रहे। अभी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाया गया, फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे पीसीसी चीफ ही बनना है। तो ये जो बैटल ऑफ वन अपमैनशिप जो है, ये देखते हैं किस तरफ जाती है ये। संकल्प का भी प्रश्न पंजाब से जुड़ा है, लेकिन उनका थोड़ा अलग क्वेश्चन है। वो पूछते हैं, कांग्रेस ने आखिरकार अपनी पंजाब यूनिट में बदलाव किया है, वारिंग और चन्नी के बीच झगड़े की खबरें आ रही हैं और मनीष तिवारी को नज़रअंदाज किए जाने के बाद उन्होंने कोट अनकोट का जो होगा देखा जाएगा वाली स्थिति में है। दिलचस्प बात वो ये कहते हैं कि चुनाव से पहले सीएम का चेहरा तय करना कांग्रेस के लिए आम बात हो गई है। वो महाराष्ट्र का, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गोवा का एग्जाम्पल देते हैं। वो ये आपसे जानना चाहते हैं, क्या ये हमेशा से ऐसा ही रहा है या 2014 के बाद का चलन है? बीजेपी, वो कहते हैं, ये बीजेपी का तरीका अक्सर राष्ट्रपति चुनाव जैसा है, लेकिन वहाँ पर भी अब संगठन की मजबूती पर ज़्यादा केंद्रित है। और ये आपसे एक और सवाल ये पूछना चाहते हैं कि मुझे पता है इसका जवाब हालात पर निर्भर करेगा, लेकिन आपकी नज़र में किन हालात में किस पार्टी को यूएस स्टाइल राष्ट्रपति चुनाव जैसा माहौल बनाने से फ़ायदा होता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि 2014 से कांग्रेस वो स्टेट्स में प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन लड़ती है। कांग्रेस भी अपना सीएम का चेहरा कभी बनाती नहीं, पंजाब में भी नहीं बनाया है इन्होंने। आपने देखा हरियाणा में, फॉर इंस्टेंस, अब सामने दिख रहा होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वही फेस हैं, वही बनेंगे अगर कांग्रेस जीती तो, लेकिन कांग्रेस ने कभी फॉर्मली डिक्लेयर किया नहीं। उसमें कई तरह की स्ट्रैटेजी होती है कि जैसे जब ये ओपन रखते हैं तो देखिए कई सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, कई कम्युनिटीज होते हैं जो कि एक कोई खास लीडर के पीछे काम करते हैं। तो उसमें आप इसीलिए एम्बिगुअस रखना चाहते हैं कि अगर आपने सपोज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपने डिक्लेयर कर दिया होता, ऑलमोस्ट कर चुके थे बट टेक्निकली कह रहा हूँ, तो फिर जो जाट्स उनके साथ चले गए, लेकिन जो नॉन जाट्स हैं उनका क्या? वो शायद फिर जो ऑल्टरनेटिव देखना शुरू करेंगे, जो कि अल्टीमेटली हुआ। मतलब जो आपने हरियाणा में देखा कि ओबीसी काफ़ी, मतलब मेजर चंक जो है सारे बीजेपी की तरफ गए, उधर ओबीसी के फेस थे। तो ये चाहते हैं कि आप ओपन रखो कि दलित्स हैं वो भी देखेंगे, तो उनको भी ये लगे कि नहीं नहीं, ये चुनाव के बाद हो सकता है कि हमारी नेता भी जो है बन सकती है सीएम। जाट्स को भी लगे, ओबीसी को भी लगे, तो आप ओपन रखते हो इसलिए कि एक को डिक्लेयर करेंगे। अनलेस ऐसा कोई लीडर हो जो कि कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइन, रिलीजियस लाइन, जिसका वो पॉपुलैरिटी हो, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप अवॉइड करते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को, सबको पता था कि अगर ऐसा हुआ तो देवेंद्र फडणवीस आएंगे, लेकिन बीजेपी ने कभी उनको ऐसा डिक्लेयर किया नहीं, क्योंकि आपको फिर वही पता चलता, मराठा ब्राह्मण हैं, मराठा क्या सोचेंगे, ओबीसी क्या सोचेंगे अगर किसी ब्राह्मण को फेस बनाया। तो ये सारे पार्टीज का कंसिडरेशन होता है, तो बीजेपी भी नहीं करती। आप इनफैक्ट पॉपुलैरिटी की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान आपके 23 असेंबली इलेक्शन में, मतलब कई बार प्रूवन एक पॉपुलर लीडर थे, लेकिन बीजेपी ने उनको भी डिक्लेयर नहीं किया। हालांकि उसका कारण अलग था, ये नहीं था कि हर एक कास्ट को, उनका कारण दूसरा था, उनको नहीं डिक्लेयर करे। अभिनव श्रीवास्तव का प्रश्न है इथेनॉल से जुड़ा हुआ। वो कहते हैं, सरकार इथेनॉल की वजह से अपनी छवि को हो रहे नुकसान को क्यों नहीं देख पा रही है, खासकर वो कहते हैं अपने सबसे वफादार वोट बैंक मिडिल क्लास के बीच। यह भी आगे वो बोलते हैं, ये पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी सही नहीं है। ज़्यादा चीनी, मक्का और चावल के उत्पादन को गलत तरीके से बढ़ावा देकर हम अपना भूजल स्तर को भी कम कर रहे हैं और दालों और तिलहन जैसी सेहतमंद और बेहतर फसलों के लिए आयात पर निर्भर हो गए हैं। देखिए, ये अभी डिबेट चल रहा है, बहुत सारे फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं। अभी भी आप ऑयल मिनिस्ट्री का आप उनका जो FAQ देखेंगे उसमें जो एक्सप्लेन किया है। अब गवर्नमेंट का पॉइंट भी उसमें रीजन है। देखिए, आपका इंपोर्ट डिपेंडेंस थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो उसमें एथेनॉल उसमें आपको उसमें हेल्प कर रहा है। फॉरेन एक्सचेंज में अभी जो सरकार कहती है कि अभी तक करीब 2 लाख करोड़ जो है फॉरेन एक्सचेंज के हमारे बच गए, बिकॉज आपने इधर एथेनॉल जो है आपने मिक्स करना शुरू किया। पहले 10% था, 20% किया है। किसानों को पैसा जा रहा है, प्लस एक कार्बन एमिशन जो है कम हो रहा है एथेनॉल मिक्स होने का। तो
गवर्नमेंट के भी बहुत सारे इसमें आर्ग्यूमेंट्स हैं। ये इंडिया पहला देश नहीं है जहाँ पे कि इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो कई देशों में हुआ है। दूसरा साइड में भी है, वहीं पे प्रॉब्लम आता है। दूसरे साइड में जो एप्रीहेंशन है मिडिल क्लास के, वो गवर्नमेंट की तरफ से एड्रेस नहीं हो रहे हैं। आप हालांकि उसके उसके पहले जो ये दूसरी बात जो इन्होंने की कि मेज और जी। बेसिकली केन को लेके, मतलब ईख को लेके, मक्के को लेके, राइस को लेके जो एथनॉल बना रहे हैं, उसमें भी कई क्वेश्चन मार्क्स आते हैं। देखिए, जैसे राइस हो या शुगर केन हो, काफ़ी वाटर गजलिंग प्लांट होता है, ये सारे क्रॉप्स होता है, काफ़ी पानी लगता है उसमें। हालांकि थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो अभी तक जो है सो मेज और राइस का जो इथेनॉल बन रहा है वो करीब करीब 65% प्रोडक्शन उसका होता है। शुगर केन अभी मेजर है, आपको 35% अभी भी शुगर केन के थ्रू इथेनॉल बन रहा है, लेकिन इधर 65 बढ़ता जा रहा है मेज का कंट्रीब्यूशन। राइस में भी देखिए, अब मेज में उतना पानी नहीं लगता, लेकिन राइस और शुगर केन में लगता है। इसलिए राइस को इसमें लाना मतलब कितना आपके लिए फायदेमंद है। फायदे तो आप काफ़ी गिना रहे हैं, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट भी है। जैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है अशोक गुलाटी, उनका हमारे यहाँ एक्चुअली पीस अशोक हमारे उदित बुबना के ने उन्होंने पीस किया जी। है, उस पर उन्होंने अशोक गुलाटी का वो कह रहे हैं कि इरेशनल है। मगर जैसे राइस जो है, एफसीआई जो प्रोक्योर करती है स्टोरेज में, खर्च आता है करीब 42 रुपीज़ पर केजी। आप राइस पड़ता है एफसीआई को। आप इथेनॉल डिस्टिलर्स को कितने में देते हो? 22-23 रुपये पर केजी में। तो कॉस्ट आप कहाँ पे, आप तो उधर देख रहे हैं ना, 22-23 रुपये पर केजी डिस्टिलर्स को दिखा रहे हैं आप, लेकिन आपका 42 ऐसे पड़ा। प्लस आप अगर ओवरऑल देखिए तो सब्सिडी, जो हिडन सब्सिडी जो होते हैं, आपने पावर सब्सिडी किसानों को जो है सो बिजली का जो सब जो अब देते हैं सब्सिडी, उसमें आप उनको फर्टिलाइजर्स में जो सब्सिडी देते हैं, अगर ये सारे सब्सिडी को फैक्टर इन करें, जो 42 रुपीज़ पर केजी करें, उसमें ये सब्सिडीज को आप फैक्टर नहीं कर रहे हैं। तो जब ये सारा कुछ मिलाएंगे आप, प्लस फैक्ट राइस का कितना वाटर गजलिंग है, तो ये कितना मतलब ये जो है बेनिफिट्स और लॉस कितने हैं, इसका आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अभी तक कोई स्टडी, कोई एनालिसिस इस तरह का नहीं है। एक तरफ सरकार की बात है, एक तरफ लोगों के अप्रीहेंशंस हैं। प्रॉब्लम सरकार में क्या है कि देखिए, ये जो टॉप डाउन अप्रोच है कि हमने डिसाइड किया कि बहुत बढ़िया है, हमें फॉरेन एक्सचेंज बताना है, हमें इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना है, हमें मतलब क्लीनर फ्यूल चाहिए, तो इसलिए हमने कर दिया। एक पब्लिक कंसल्टेशंस, एक उस तरह का एक डिबेट पब्लिक में, ट्रांसपेरेंट डिबेट, सारा कुछ सामने रख के, वो नहीं हो रहा है। आपने ई10 पे ऑलरेडी लोगों का था प्रॉब्लम था। ई20 हुआ, ई20 को लाना था 2030 में, आपने एडवांस कर दिया। अगेन अब जनता को शॉकर दे रहे हैं। तो जो कंसल्टेशन चाहिए अभी है कि गवर्नमेंट ये मान रही है कि थोड़ा सा माइलेज आपका जो कम होता है, गवर्नमेंट करिए अप टू 5% जो है आपका माइलेज कम होगा, लेकिन इसके ये और भी फायदे हैं। लेकिन ये तो अभी क्लेम में ये सारा कुछ चल रहा है। अगर लार्जर डिबेट होता है इन पॉलिसीज को रोल आउट करने के लिए, पब्लिक कंसल्टेशन होता, तो आप पहले जनता को कन्विंस तो कीजिए। क्योंकि जनरली जो एक एप्रीहेंशन है कि आपके इंजन पे इफेक्ट पड़ सकता है, उसका रबर पार्ट्स पे ये होता है, वो होता है, मतलब कार काफ़ी कुछ पुरानी व्हीकल को डैमेज कर सकता है। आप दो ऑप्शन भी दे सकते थे, ठीक है। अभी तक जो है सो जो इथेनॉल कंप्लायंट आ रहे हैं व्हीकल, जो जो नई गाड़ियां ले रहे हैं, उनके लिए ऑप्शन दे दीजिए कि ठीक है, पेट्रोल पंप पे जाके आप इथेनॉल लें, बिकॉज आपकी गाड़ी इथेनॉल कंप्लायंट है। जिनकी गाड़ी से 10 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी है, अब उनका जो कंप्लायंट नहीं है, आप उनके लिए अभी एक ऑप्शन उनको भी क्यों नहीं छोड़ते कि आप प्योर जो है सो उसको लें, आप गैसोलीन को, आप इथेनॉल ब्लेंडेड नहीं लें आप। तो वो ऑप्शन आप जनता को दे सकते थे। लेकिन वो सारा, जब सारा कुछ होता है, जब आप डिबेट करते हैं इसमें, ये पूरा फुल रेंज डिस्कशन होता है पब्लिक स्फेयर में, तब डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं, तब पॉलिसी आप ये करते हैं। ये जो टॉप डाउन अप्रोच गवर्नमेंट कर रहा है कि हमने डिसाइड के लिए ये बहुत अच्छा है, ये मतलब इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, ये हमारे एनर्जी सेक्टर के लिए अच्छा। हमारा डिपेंडेंस कम हो रहा है, ये अच्छा है, वो इसलिए हमने कर दिया। तो ये जो रिएक्शन जो आप देख रहे हैं लोगों से, ये फैक्ट्स तो अभी डिबेट ही हो रहे हैं फैक्ट्स पे, लोग को अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, और इसलिए बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशन बढ़ रहा है कि ये खराब है, ये हो सकता है। तो सरकार अपनी बात कहती है, जनता में अपने संशय हैं, अपने डाउट्स हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ये प्रॉब्लम एक पॉलिसी
के इम्प्लीमेंटेशन का है, फॉर्मुलेशन से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक के स्टेज का। जैसे मेरा मन है कि जो ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जो भी कह रही है, फैक्ट्स फिगर्स दे रही है, उनका स्टैंड है, लेकिन अगर आप जनता से अगर ये करके पूरे डिबेट के बाद आप लार्जर कंसल्टेशन करते तो जनता में इतना ज़्यादा संशय नहीं होता। शायद आप करेंगे 5% ही माइलेज जाएगा, गाड़ी पे असर नहीं पड़ेगा, शायद जनता में ज़्यादा विश्वास होता है इस बात को लेके, अगर आप इसको फुल फ्लेज डिबेट के बाद ये पॉलिसी रोल आउट करते हैं। जी, काफ़ी सारे प्रश्न हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी हम सभी को ले पाएँ इस एपिसोड में। शुभम वाश्य जानना चाहते हैं, क्या ये बात सच है कि बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई चल रही है, जैसा कि अमित शाह बनाम योगी जी और अमित शाह बनाम फडणवीस जी? देखिए, अंदरूनी लड़ाई चल रही है तो हम तो बाहर के लोग हैं, हमें पता नहीं। मतलब वैसे किसी भी पार्टी में नेताओं में डिफरेंसेज हो सकते हैं, राइवलरी हो सकती है, जो नेचुरल है पॉलिटिक्स में। मतलब सबका अपने अपने एम्बिशंस होते हैं, सबके अपने अपने नज़रिए होते हैं। आपने जिस इंडिविजुअल्स का नाम लिया है उनमें कौन सी अंदरूनी लड़ाई चल रही है हमें पता नहीं। मतलब बातें होती रहती है, बातें इसलिए भी होती है कि लोग सोचते हैं कि अच्छा ये नेता मास लीडर है, ये नेता मास लीडर है, ये नेता मास लीडर है, तो इनमें होना ही है, हम मान के चलते हैं। लेकिन ऐसा पब्लिक में ऐसा कुछ देखने को नहीं है कि कोई अंदरूनी लड़ाई चल रही हो। अगर हो भी रहा हो तो एटलीस्ट हम लोगों को बाहर में ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि क्या चल रहा है। हमारे व्यूअर नरेंद्र का सवाल है, SIR 2 लॉन्च हो गया है, वही पुराना आरोप प्रत्यारोप का वो कहते हैं खेल जारी रहेगा, लेकिन बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम में SIR पूरा करने के बाद ECI को भरोसा है कि कई तरह के आरोप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ECI को के काम को मंजूरी दी है। इस प्रक्रिया से हाल में हुए चुनाव में बड़ा फर्क आया है। SIR 2 के बाद आने वाले चुनाव में आपको क्या फ़र्क दिखता है, और क्या SIR से पहले ही कुछ गड़बड़ थी या फिर SIR की वजह से गड़बड़ है? देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि चुनाव में SIR की वजह से बहुत ज़्यादा फर्क आया। मतलब हाँ, वेस्ट बंगाल में इश्यूज थे, अब 20 इश्यूज थे जैसे काफ़ी चर्चाएं हुई जिसको कि प्रूव अप कर सके। देखिए, एलिगेशंस काउंटर एलिगेशन चलते रहते हैं कि यहाँ गलती हुआ, यहाँ मोटिवेटेड वे में किया, वो बिका हुआ है, वो सारा जैसे मैंने कहा एलिगेशंस काउंटर एलिगेशंस चलेंगे, लेकिन एक्चुअल इम्पैक्ट ये सबसे ज़्यादा जैसे 27 लाख वोटर्स नहीं दे पाए अपना वोट वेस्ट बंगाल में। हमने काफ़ी डिस्कस किया है कि ठीक है, उससे बहुत कुछ सीटों पे फ़ायदा कुछ पार्टी को मिला होगा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कोई रिजल्ट नहीं चेंज होने वाला था। मतलब SIR के बिना भी अगर होता तो मतलब रिजल्ट ऐसा नहीं, वो डिलीशंस नहीं भी हुए होते या 27 लाख वोटर्स वो अगर दे भी पा रहे होते तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा रिजल्ट चेंज होता। डिलीशंस नहीं, मैं 27 लाख की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सारा डिबेट उस पर था। तो मैं नहीं देखता कि SIR से ही रिजल्ट चेंज हो जाएगा या चेंज हुआ। और जब इतने डिबेट, इतने हंगामे के बाद भी अगर ये है कि ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ, क्या आप कोई अभी नहीं कह रहा है कोई कि बिहार में SIR अगर नहीं होता तो मतलब रिजल्ट चेंज हो जाता? ऐसा कोई आपको पार्टी नहीं करी। आपके कई स्टेट्स हैं जिसमें कि मेजर 10%, 15% इस तरह के डिलीशंस हुए हैं, वहाँ भी अपोजिशन पार्टी ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं है। अब तमिलनाडु में भी हुआ, कुछ मेजर चंक निकले उसमें, नहीं बोला कोई। तमिलनाडु में अब किसी को सुन नहीं रहे हैं किसी पार्टी को कहते हुए कि SIR का जो है रिजल्ट ऐसा हो गया। तो SIR प्रोसेस में प्रॉब्लम नहीं है, मतलब SIR होना चाहिए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। और उससे ज़्यादा ECI का जो एक जनरल एटीट्यूड है अपोजिशन से, उससे और ज़्यादा लोगों को डाउट हो जाता है कि जिस तरह से अपोजिशन को डील करते हैं, जैसे कि मतलब एक जैसे कि एंटी होके कि हम इस मतलब विपक्षी को सुनेंगे ही नहीं, एंटरटेन ही नहीं करेंगे, सारे उनके आरोपों को मतलब डिसमिस करना, लोगों को संदेह उसमें हो जाता है, या जिससे अपोजिशन पार्टी टारगेट इसलिए करती है। अदरवाइज अगर फैक्चुअली देखें तो किसी भी इलेक्शन में SIR नहीं भी हुआ होता तो ऐसा नहीं कि रिजल्ट कुछ अलग होता। मतलब एटलीस्ट ऑन द ग्राउंड नहीं, आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। वेस्ट बंगाल में भी कुछ सीट्स इधर से उधर होते अगर 27 लाख वोटर्स दे पाते तो, लेकिन ऐसा नहीं कि रिजल्ट कुछ अलग होता। तो ये चूंकि अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस है, तो मेरे ख्याल से इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट में बाकी स्टेट्स में जो होंगे उस तरह से नहीं देखता मैं। जी। हाँ, एलिगेशंस काउंटर एलिगेशंस लगते रहेंगे, वो अब वो मैं वो नहीं देख सकता रुकेंगे। हूँ। हाँ। रंजीत पाल जानना चाहते हैं, क्या उत्तरी बांग्लादेश में चीन की ओर से शुरू की जा रही तिस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और बहाली परियोजना, जो TRC-MRP का भारत के चिकन नेक इलाकों पर कोई बड़ा राजनीतिक या आर्थिक असर आपको लगता है पड़ेगा? देखिए, राजनीतिक आर्थिक नहीं, एक सिक्योरिटी की दृष्टि से ये कंसर्न होगा।
बिकॉज वो आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो आपको नॉर्थ ईस्ट को आपको लैंड से जोड़ता है हमारा रेस्ट ऑफ द कंट्री से। उसके ठीक बगल में आसपास इतना अगर चाइना का इन्वॉल्वमेंट हो तो एक सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसमें। जी। डिस्पैचर निक का प्रश्न है महाराष्ट्र से जुड़ा। वो कहते हैं एक तरफ उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पैसे की ताकत और एजेंसियों के इस्तेमाल का हवाला देकर अपने नेताओं के तोड़े जाने या हाईजैक होने के लिए बीजेपी को दोष ठहरा रहे हैं। वहीं एसएसयूबीटी के एमएलसी सुनील शिंदे का कहना है कि पार्टी के बड़े नेताओं को बेहतर भविष्य के लिए एक तरह से आत्ममंथन करना चाहिए। क्या यह इस बात का संकेत नहीं है कि ठाकरे परिवार असली शिव सैनिकों की बात सुनने के बजाय वो कहते हैं अपने करीबी या कोटरी की बात सुनने लगे हैं? देखिए फैक्ट इज, अब ठाकरे परिवार को हम क्यों ब्लेम करें? आप हर एक पार्टी में जाके देखें, हर एक पार्टी में एक्चुअली एक कोटरी टॉप के साथ जुड़ी होती है, उसकी वही चल रही है। तो अकेले ठाकरे ही क्यों? ठाकरे ऐसा नहीं कि ठाकरे ऐसा नहीं कर रहा है, ऐसा है और जिसका कि आपको भुगतना भी पड़ रहा है चुनाव में। लेकिन एक लार्जर पिक्चर देखिए, ये क्या कह रहे हैं इनका जब बात कर रहे हैं ये, और वहाँ पे जो सेना यूबीटी में जो डिबेट अभी चल रहा है कि देखिए जो लोग जिन लोगों को आपने इतना ऊपर बढ़ाया या जो कुछ ही दिन पहले पार्टी में उसको आपने इतना इंपॉर्टेंस दे दिया, इतना ये पोस्ट दे दिया, देखिए सब छोड़ के आपको चले गए। तो मतलब आप आदमी देख के आप प्रमोट नहीं करते, आप किसी को भी प्रमोट कर देते हैं, ये आपकी गलती है। बट पॉइंट इज, अगर इसको एक लार्जर पिक्चर में देखें तो सारी पार्टी में वही हो रहा है। आखिर सम्राट चौधरी वो तो जंगल राज वाले सरकार में मिनिस्टर थे, वो वहाँ से आरजेडी से जेडीयू आए, जेडीयू से बीजेपी है, उसको बीजेपी ने बनाई ना मुख्यमंत्री। अगर अब बीजेपी में कोई ये तो नहीं कहता कि देखो आप किसको किसको आप ट्रस्ट करे, किसको ला के बना दे रहे हो। शुभेंदु अधिकारी भी कितने साल हो गए थे आए हुए, मुख्यमंत्री है ना। तो वही है कि जो जीता वही सिकंदर। चूंकि अब बीजेपी की सरकार में मतलब बीजेपी में बहुत सारा कुछ हो रहा है, लेकिन चूंकि बीजेपी लगातार जीत रही है तो ये क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। हारी हुई पार्टी में नेचुरली ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। बट पॉइंट इज, जो ये लोग जो कह रहे हैं कि ऐसा ठीक है आप कोटरी में आप सारा डिसीजन लेते हो, वो किस पार्टी में नहीं हो रहा है। या फिर आउटसाइडर्स को आपने प्रमोट कर दिया, किस पार्टी में नहीं हो रहा है। या फिर आप ये कहें कि आप कुछ लोगों को ही आपने प्रमोट किया, अगेन वो किस पार्टी में नहीं हो रहा है। तो ये सब में है, लेकिन इसके बियॉन्ड होता है कि ठीक है ये चलता रहेगा। पॉइंट है कि जनता में आप अपनी पार्टी को कहाँ तक ले गए, जनता को कितना कन्विंस कर पाए अपने पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स और अपने पॉलिटिक्स के बारे में। अगर जनता को कन्विंस कर लें तो ये जो इंटरनल पार्टी में चलता था ये एक्चुअली मैटर नहीं करेगा। ये मैटर तब करने लगता है जब जनता का आप में विश्वास उठ जाता है। जी, एक आखिरी प्रश्न लेना चाहूंगी निकुंज शांघाई का। वो कहते हैं इजराइल का लिबरल लेफ्ट फ्रंट लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। वो कहते हैं 1980 और 90 के दशक में इजराइल में मजबूत एक तरह से लेफ्ट फ्रंट था। आपको क्या लगता है भारत भी इजराइल की राह पर जा रहा है जहां सिर्फ राइट बनाम एक्सट्रीम राइट की राजनीति रह जाएगी? नहीं, भारत में हमारा राइट बनाम एक्सट्रीम राइट है नहीं। मतलब एक्सट्रीम राइट की उस तरह की पार्टी आपको मैं किसी को नहीं कह सकता उसको पॉलिटिकल पार्टी अभी जो है। राइट में यस, राइट में कुछ हो सकता है, छोटी मोटी और पार्टी भी क्लेम करे कि हम उस पर हैं। तो लेफ्ट वाली बात फिर अलग है। अब भारत में राइट में देखिए तो बीजेपी की एकमात्र उस तरह की पार्टी की बात करें, मेन स्ट्रीम पार्टी की बड़ी सी पार्टी, तो एक बीजेपी बची है। बाकी सब सेंटर में है, राइट टू द सेंटर की कोशिश कर रहे हैं, या बीजेपी अपने आप को राइट टू द सेंटर कहेगी बिकॉज इनकी इकोनॉमिक फिलॉसफी देखिए तो मतलब ऑलमोस्ट सोशलिस्ट ही है। तो लेफ्ट का जहां तक इनका कहना है, इजराइल में जैसे हुआ, तो इजराइल में देखिए अब लेफ्ट के खत्म होने की जो बात कर रहे हैं, जो यहाँ से देख रहे हैं, और वो रेलिवेंट इसलिए भी है जो कि अभी हमारी मेन स्ट्रीम पार्टी जैसे कांग्रेस भी है, वो ऑलमोस्ट लेफ्टिस्ट पार्टी हो गई है। मतलब सेंटर से हट के धीरे धीरे मतलब लेफ्ट टू द सेंटर हो गई है, अगर पूरी तरह से लेफ्टिस्ट नहीं तो। इस कॉन्टेक्स्ट में देखते देखिए इजराइल वाले में जैसे वहाँ की बात करें कि अब जैसे लेबर पार्टी हुआ करते थे, अब 90s से जो उसका धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गया, पूरा ख़त्म हो गया है वो। अब उसमें भी था कि वो एक समय पार्टी हुआ करती थी जो सिक्योरिटी मैटर को बहुत ज़्यादा वो सिक्योरिटी उनका मेन ये था। उनके नेता थे मतलब हॉकिश होते थे इस सिक्योरिटी इशूज़ पे। फिर उसके बाद वो पीस प्रोसेस चला, ओस्लो और जो है सो सारा कुछ हुआ नहीं। फिर धीरे धीरे इस पार्टी का अपना चेंज होता चला गया, प्रायोरिटी भी। कभी सिक्योरिटी की बात करते थे, वो उनका सेंटर हुआ करता था, मतलब सेंट्रल पॉइंट। वो फिर अपना एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इधर उधर चलते चले गए, और
वो स्पेस जो है इन्होंने वेकेट करना शुरू कर दिया, वो पूरे लेफ्ट की तरफ होते चले गए वो, जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो उसमें मैं कहूँगा कि हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता का अभी लास्ट जो उनका नेशनल इंटरेस्ट उनका वीडियो देखिएगा, उसमें वही है कि नेशनलिज्म पे जैसे कांग्रेस कैसे ग्राउंड सीड कर रही है। अब लेबर पार्टी की बात इसलिए मैंने की बिकॉज वहाँ के जैसे उनके एक नेता हैं याइर गोलैन, उनका एक बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट अभी देख रहा था। अभी वो दो पार्टी में से एक डेमोक्रेटिक पार्टी बन गई है, डेमोक्रेट्स कहते हैं उनको। उनका स्टेटमेंट काफ़ी जो चला है, सो वो जैसे कहते हैं, मैं वो कॉन्टेक्स्ट इसलिए कर रहा हूँ कि कैसे लेबर पार्टी नीचे को, पहले लेबर पार्टी में ही थे मर्जर के पहले तक, उसके बाद अभी इधर है डेमोक्रेट्स में। इनका कहना है कि नो सेन कंट्री विल किल सिविलियंस, मतलब कोई भी समझदार देश जो है सो सिविलियंस को नहीं मारेगा, वहाँ बच्चों को नहीं मारेगा। मतलब जब इजराइल की जो लड़ाई चल रही है और 23 में जो हुआ, हमास ने जो किया, कितने लोगों को मारा इधर, उसके बाद जो एक इजराइल में जो पब्लिक सेंटिमेंट है सिक्योरिटी के लिए या फिर इस वॉर के लिए कि जो सपोर्ट है, उस माहौल में जब लोगों में अब तक वो है कि भाई 3 साल पहले आपको 1100-1200 लोगों को हमास ने आके इधर मार दिया था और 250 लोगों से ज़्यादा को जो है बंधक बना के ले गए थे, अब तक रिलीज चल रहा है, उनका क्या क्या स्टोरी टॉर्चर की आ रहे हैं स्टोरी, जो एक पूरा एक कंट्री जो है सो आउटरेज्ड अभी भी है। उसके बीच में आप जाएं कहें कि नो सेन कंट्री विल किल सिविलियंस और बेबीज, तो नेचुरली मतलब उस पर फिर आपको अपनी जनता में आपको किस तरह का एक रेजोनेंस मिलेगा, मतलब कैसे लोग रिस्पॉन्ड करेंगे आपकी जनता। तो पब्लिक मूड अलग है, आप एक दूसरा एक पॉलिटिकली अब एक दूसरे फिलोसफिकल लेवल पे आप चले जाते हैं, तो वो डिस्कनेक्ट जो हो गई है वहाँ के लेफ्ट या वहाँ के लेफ्ट लीडर्स, जिसका उनका जो इसलिए इरेलीवेंट होते चले गए, उसका एक इंडिया में भी आप एक उसका एक देख सकते हैं, मतलब पूरी उस तरह से नहीं लेकिन एक टू एन एक्सटेंट एक उस तरह की जो एक टेंडेंसी आपको देखने को मिली है कुछ अपोजिशन पार्टीज में। तो इसको समझने के लिए इस फिनोमिनन को मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा, बिकॉज हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता ने बेटर वे में एक्सप्लेन किया है उसको, जो मैं नहीं कर सकता उस तरह से। जैसे उनका लास्ट जो नेशनल इंटरेस्ट है उसका हम लोग इसमें शेयर कर देते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि कैसे कांग्रेस नेशनलिज्म पे ग्राउंड सीड कर रही है, और चूंकि ग्राउंड सीड कर रही है इसलिए वन पार्टी गवर्नमेंट जो है सो इस तरह से बनते जा रही है वो। तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है, तो उसको समझ के देखा तो इजराइल की बात करते हैं यहाँ भी। अब यहाँ ये नहीं है कि राइट और मतलब एक्सट्रीम राइट के बीच में ये है, डोंट फॉरगेट कि 37% वोट्स ये हैं, मतलब बीजेपी 37%, और बाकी सारे जो वोट्स हैं मोस्टली जो वोट्स गए हैं मतलब सेंट्रिस्ट हो या लेफ्ट टू द सेंटर या स्लाइटली राइट टू द सेंटर, इस तरह के पार्टीज को गया है। तो राइट एक्सट्रीम राइट वाले हमारा कहानी नहीं है, हमारा है राइट सेंटर टू द राइट वर्सेस सेंटर टू द लेफ्ट, और उसमें जो सेंटर लेफ्ट टू द सेंटर, तो उसमें जो लेफ्ट टू द सेंटर लेफ्टिस्ट जहाँ पे जो लूज, जहाँ से थोड़ा सा आपको इजराइल वाला पॉलिटिक्स देखते हैं तो आपको जो वो मिलेगा थोड़ा सा सिमिलैरिटी, उसको समझने के लिए आपको हमारे एडिटर इन चीफ का वो आप वीडियो देखें, उसको बेटर समझेंगे। जी, हम ज़रूर उसको शेयर भी करेंगे और हम हाजिर होंगे अगले सप्ताह नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।